अस्सलाम वालेकुम। लास्ट में हमने देखा था इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस और नॉन इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। ठीक है, एंडोकार्डाइटिस में क्या हो रहा था कि जो एंडोकार्डियम जो थी ना हार्ट की, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो रही थी। मायोकार्डाइटिस में क्या होगा, जो हार्ट की मसल वाली लेयर होगी ना दरमियान वाली, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगी। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब मसल जो है ना, मायो मीन्स मसल, कार्ड मीन्स के हार्ट, और आइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन। ठीक है, तो उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, उसको मायोकार्डाइटिस कह देंगे। सिंपल सी बात है। अच्छा, उसके बाद हम ना पिक्चर्स के बाद बुक से देख लेते हैं। अब नॉर्मल हार्ट जो है वो इस तरह का होता है, लेकिन हार्ट का जो मसल होता है, अगर उसकी जो है ना इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, मायोकार्डाइटिस हो जाएगा, तो हार्ट का जो मसल होगा वो थिक और स्वोलन हो जाएगा और मूव नहीं कर पाएगा। हार्ट अपना काम नहीं कर पाएगा, बॉडी को ब्लड सप्लाई नहीं दे पाएगा। ठीक है, ये आपका बिग रॉबिन्स का टेबल है। ये मैंने आपको यहाँ पे इसलिए ऐड करवाया बिकॉज ये कॉजेज़ होते हैं, आते होते हैं मेजर कॉजेज़ ऑफ द मायोकार्डाइटिस। ये रॉबिन्स बे मीडियम रॉबिन्स पे नहीं था। तो ये टेबल आपने देख लेना है कि इन्फेक्शन की वजह से मायोकार्डाइटिस हो सकता है, या इम्यून मेडिएटेड मायोकार्डाइटिस हो सकता है, या अननोन कॉज की वजह से हो सकता है। ठीक है, इन्फेक्शन की वजह से हम थोड़ा सा इसको क्लोज करके देख लेते हैं कि कौन कौन से इन्फेक्शन हो सकते हैं। सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वायरसेस, क्लेमेडिया, रिकेट्सिया, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, हेलमेंथ्स। ठीक है, उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरस होता है, वायरस में अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो केसेस आते हैं वो ये कॉक्सैकी वायरसेस जो होते हैं ना, ए एंड बी इंटेरो वायरसेस, उनकी वजह से। मोस्ट कॉमन हमारे पास सबसे पहले पूछा जाए एमसीक्यू में कि सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन जो है ना इन्फेक्शस कॉज कॉज कौन सा है मायोकार्डाइटिस, तो आपने कहना है वायरल इन्फेक्शन आर द मोस्ट कॉमन। ठीक है, और उनमें भी मोस्ट कॉमन जो होते हैं ना वो कॉक्सैकी वायरसेस ए एंड बी की वजह से मेजॉरिटी ऑफ द केसेस आते हैं। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट है ना, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वायरसेस, उसमें भी कॉक्सैकी वायरसेस। ठीक है, बाकी आपने जस्ट नाम याद कर लेने हैं कि इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से, एचआईवी की वजह से, साइटोमेगालो वायरस की वजह से जो है ना ये मायोकार्डाइटिस हो सकता है। फिर आता है क्लेमेडिया। क्लेमेडिया में क्लेमेडिया वाले जो सीटेकी है उसकी वजह से हो गया। रिकेट्सिया में टाइफाइड, टाइफस फीवर, इनकी वजह से हो गया। बैक्टीरिया में कौन सा हो सकता है, बैक्टीरिया में जो बुक पे मीडियम पे लिखा हुआ है बोर्डेलिया लाइम डिजीज़, उसकी वजह से हो सकता है, या टीबी की वजह से भी हो सकता है। कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया है, निजीरिया है, ये सारे हमारे पास बैक्टीरिया जो है ना कॉज करते हैं। फंजाई में कैंडिडा तो नंबर 1 पे आ रहा होता है ना हर जगह। प्रोटोजोआ में प्रोटोज़ोआ में क्या होगा, ट्राइपैनोसोमा, ये आपको पता है ना जो चागास डिजीज़ कॉज करता है। ठीक है, ये जो है ना मायोकार्डाइटिस करवाता है, आपने पढ़ा होगा माइक्रोबायोलॉजी में। ठीक है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, ठीक है, ये जो कैट की वजह से होता है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस ये हो गया। टी फॉर टी एंड टी, ये प्रोटोज़ोआ में टी एंड टी होते हैं, ट्राइपैनोसोमा, टॉक्सोप्लाज्मोसिस। ठीक हो गया। हेलमेंथ्स में क्या है, ट्रिकिनोसिस है, ये भी टी आ जाता है, ट्रिकिनोसिस। ठीक है, ये हमारे पास होते हैं सारे इन्फेक्शियस कॉजेज़। फिर आते हैं इम्यून मेडिएटेड कॉजेज़। इम्यून मेडिएसिस में क्या है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जो एसएलई होता है सिस्टेमिक, इसकी वजह से एंडोकार्डाइटिस भी हो रहा था ना, लिपमैन स्टैक जो हमने पीछे पढ़ा था, इसकी वजह से हो रहा होता है। ड्रग हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से हो सकता है, लाइक ये हमारे पास ड्रग्स है मिथाइल डोपाइन या सल्फोनामाइड्स, इनकी वजह से इम्यून मेडिएटेड रिएक्शंस की वजह से मायोकार्डाइटिस हो सकता है। ट्रांसप्लांट रिजेक्शन की वजह से हो सकता है। पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल जो रूमेटिक फीवर होता है, ये आगे हम एक टॉपिक भी डिस्कस करेंगे, उसकी वजह से मायोकार्डाइटिस हो सकता है, या पोस्ट वायरल हो सकता है। ठीक है, वायरल इन्फेक्शन के बाद इम्यून मेडिएटेड जो है ना मायोकार्डाइटिस भी हो सकता है। ठीक हो गया, तो ये सारे हो गए हमारे जो नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज़ हैं या इम्यून मेडिएटेड रिएक्शंस की वजह से, ये आपने खुद याद करने हैं। अननोन कॉजेज़ में जो है ये थोड़े हैं, सर्कोइडोसिस है और जॉइंट सेल मायोकार्डाइटिस है। तो ये टेबल आपने अच्छे से याद कर लेना है, और जो है ना मेजर कॉजेज़ ऑफ मायोकार्डाइटिस। उसके बाद ये देखें कि हमने जो है ना इसकी फिर लिखनी होती है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में क्या होता है कि जो हमें ग्रॉसली नज़र आता है, ये देखें, ये आपका राइट साइड का हार्ट है और ये लेफ्ट साइड का हार्ट है, और ये देखें किस तरह से डायलेट हुआ है। ठीक है, इन्फेक्शन हुआ है मसल्स के अंदर, ये जो मसल्स है मायोकार्डियम है, इसमें एक्चुअली इन्फ्लेमेशन हुई होती है। तो हार्ट जो है वो नॉर्मल साइज़ का भी हो सकता है, डायलेटेड भी हो सकता है। ठीक है, शुरू शुरू में जो है ना डायलेटेड और नॉर्मल पेयर होता है, लेकिन एडवांस स्टेजेस में जो है ना ये बहुत ज़्यादा फ्लैबी हो जाता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा फ्लैसिड और लाइट सा हो जाता है। ठीक है, और हमें जो है ना इनके अंदर हेमोरेजिक एरियाज़ मिलते हैं, पेल या हेमोरेजिक एरियाज़ इस तरह से मिल रहे होते हैं। ठीक है, तो ये इसका जो है ना हमारे पास जो है ना इसकी जो ग्रॉस अपीयरेंस आती है। अच्छा, उसके बाद आती है इसकी माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस। ठीक है, तो माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस में ना आपका ये आपका जो मीडियम रॉबिन्स है ना, इसमें भी ये चारों डायग्राम्स बनी हुई हैं, इन डायग्राम से ही हम इसकी माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे। अब जो मायोकार्डाइटिस होता है उसमें डिफरेंट टाइप्स के मायोकार्डाइटिस होते हैं, मैंने आपको बताया। ये नंबर 1 पे हमारे पास ये दिखाया हुआ है लिम्फोसिटिक मायोकार्डाइटिस। ठीक है, लिम्फोसिटिक, ये तो छोड़ मार्कर से लिम्फोसिटिक मायोकार्डाइटिस है ये वाला जो मायोकार्डाइटिस है, ये हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से मायोकार्डाइटिस हुआ है। ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से हो गया। ये जो वाला जो थर्ड वाला है ना, ये हमारे पास है जॉइंट सेल मायोकार्डाइटिस। ठीक है, जॉइंट सेल मायोकार्डाइटिस। अच्छा, ये जो लास्ट वाला है ना, ये एक्चुअली हमारे पास जो हमने देखा था ना, चागास डिजीज़, ट्राइपैनोसोमा, उसकी वजह से ये हुआ हुआ है।
ठीक है, चांगास डिसीज़ का। अब इन सब में हमने डिफरेंशिएटिंग चीज़ें नोट करनी है। सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताना है, जो लिम्फोसिटिक ये वाला है ना, ये मोस्ट कॉमन होता है। मायोकार्डाइटिस सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन लिम्फोसिटिक मायोकार्डाइटिस होता है। इसमें हमें बहुत ज़्यादा लिम्फोसाइट्स नज़र आते हैं। ये देखें कितने ज़्यादा लिम्फोसाइट्स हैं। ठीक, लिम्फोसाइट्स हमें इसमें नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है, और ये होता है कि ये ना इतना ख़तरनाक नहीं होता, होता मोस्ट कॉमन है, ख़तरनाक नहीं होता। बॉडी इसके अगेंस्ट फ़ाइट कर लेती है, लिम्फोसाइट्स जो होते हैं फ़ाइट कर लेते हैं हमारे वायरल इन्फेक्शन वगैरह के खिलाफ, जिसकी वजह से क्या होता है कि बॉडी डिज़ोल्व कर लेती है या वहाँ पे स्कार फॉर्मेशन हो जाती है। दो काम हो सकते हैं। ठीक है, फिर हम दूसरे की तरफ आते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी की तरफ। अब हाइपर सेंसिटिविटी है तो इसमें हमें जो है ना बाकी सेल्स भी नज़र आ रहे होते हैं, लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमें चीज़ें नज़र आ रही होती हैं इसमें वो ईओसिनोफिल्स नज़र आते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी है ना, तो ईओसिनोफिल्स हमें सबसे ज़्यादा नज़र आ रहे होते हैं। तो जॉइंट सेल वाला है ये वाला, पिंक से मैं बता देती हूँ, ये जो जॉइंट सेल वाला है, थर्ड वाला जॉइंट सेल है ना, तो इसमें हमें जॉइंट सेल्स नज़र आते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड जॉइंट सेल्स। ठीक है, ये देखें ये वाले, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड जॉइंट सेल्स होते हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड जॉइंट सेल्स आपको पता है जो हमारे मैक्रोफेजेस होते हैं, ठीक है, वो एक्चुअली मिल मिला के ना बड़ा सा एक मल्टी न्यूक्लिएटेड जॉइंट सेल बना देते हैं, जैसे हमें टीबी में नज़र आते हैं। तो वो हमें जो है ना इसमें नज़र आते हैं, लिम्फोसाइट, मैक्रोफेजेस, और जो है ना एक्सटेंसिव इसमें मसल डैमेज होता है, ये जो जॉइंट सेल वाला होता है। ठीक है, और ये पुअर प्रोग्नोसिस वाला होता है। जॉइंट सेल मायोकार्डाइटिस इज हैविंग पुअर प्रोग्नोसिस। ठीक है, उसके बाद हमारे पास चागास मायोकार्डाइटिस होता है। चागास मायोकार्डाइटिस जो है ये ट्राइपेनोसोमा की वजह से होता है। तो अगर आप इस पे गौर करें ना, ये वाला चागास डिजीज़ वाला, तो ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये हार्ट का मसल है। ठीक है, हार्ट का जो मसल फाइबर है ना वो है। तो इसमें ना मायो फाइबर के अंदर आपको ट्रेपेनोसोम्स नज़र आते हैं। ये वाला जो एरो से भी इन्होंने हाईलाइट करके दिखाया हुआ है, ये अंदर सारे ट्रेपेनोसोम्स जो है ना वो जमा हुए हुए हैं, सारे पैरासाइट्स। ठीक है, तो यू विल सी द ट्राइपेनोसोम्स इन द मायो फाइबर। ठीक है, इसके अलावा आपको मोनोन्यूक्लियर सेल्स नज़र आते हैं। ठीक है, इसमें भी आपको मायो जो मायो फाइबर्स होते हैं उनकी नेक्रोसिस नज़र आती है। तो ये सारा इसका है। व्हाट यू सी इन द लिम्फोसाइटिक मायोकार्डाइटिस, हाइपर सेंसिटिविटी मायोकार्डाइटिस। ठीक है, लिम्फोसाइट में लिम्फोसाइट्स होंगे, अच्छा प्रोग्नोसिस है, मोस्ट कॉमन है। हाइपर सेंसिटिविटी में ईओसिनोफिल्स होंगे। ठीक है, जॉइंट सेल में जॉइंट सेल्स होंगे, पुअर प्रोग्नोसिस है। और जो चागास डिजीज़ वाला है उसमें ट्राइपेनोसोम्स मायोफाइबर्स में नज़र आएंगे, और इसके अलावा जो है वहाँ पे बाकी सेल्स भी नज़र आते हैं, न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस वगैरह। तो यही आपके जो है मायोकार्डाइटिस का अगर हम देखें ना, तो ये आपको नज़र आ रहा है। सॉरी, सबसे पहले उन्होंने यही बताया हुआ आपको कि मायोकार्डाइटिस जो है ना वो क्या होता है, और उसके बाद उन्होंने एक पैथोजेनेसिस में सारे वो पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स बताती हैं, जिसका टेबल आपने कर लेना। ठीक है, टेबल आपने कर लेना तो सारे हो जाएंगे। मॉर्फोलॉजी में मैंने आपको बता दिया कि जो है ना हाइपर सेंसिटिविटी में क्या नज़र आता है, ये जॉइंट सेल में आपको क्या नज़र आता है, चागास में क्या नज़र आता है। ठीक है, तो ये सारा जो है ना लिम्फोसिटिक में आपको क्या नज़र आता है, ये सारा मैंने आपको फिगर से, ये वाली फिगर से बता दिया। ठीक है, ये फिगर थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अच्छा, उसके बाद ना इसके क्लिनिकल फीचर्स इन्होंने लिखे हुए हैं कि पेशेंट जो है वो हार्ट फेलियर या एरिथमियास की जैसे मर सकते हैं, क्योंकि मायोकार्डाइटिस उनके सारे हार्ट के मसल्स ही ख़राब हो गए हैं। तो एरिथमियास ही होंगे ना, हार्ट फेलियर की तरफ ही जाएगा ना, और साथ साथ क्लिनिकल फीचर्स ये आ रहे होते हैं, डिज़निया, पैल्पिटेशंस, पेन एंड फीवर एक्सेट्रा। ठीक है, तो ऐसे लग रहा होता है जब पेशेंट को हार्ट अटैक आया हुआ है मायोकार्डाइटिस के लोगों में। सो मायोकार्डाइटिस के जो लोग होते हैं ना उनको नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स आ रहे होते हैं मायोकार्डियल इन्फाक्शन के। फ्लू लाइक सिम्टम्स आएंगे, डिज़निया, चेस्ट पेन हो रही होगी, सब क्लिनिकल जो है वो हमारे पास सडन कार्डियक डेथ भी करवा सकते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये मायोकार्डाइटिस है या क्या है? हम बायोमार्कर्स करवाएंगे, कार्डियक ट्रोपोनिन चेक करवाएंगे, ल्यूकोसाइड, सी रिएक्टिव प्रोटीन, ईसीजी करवाएंगे जिसमें हमें एसटी सेगमेंट और टी वेव चेंजेस मिलेंगे, इमेजिंग टेस्ट करवाएंगे। ठीक है, जिसमें हमें सारी अपनी याद करनी नहीं है, वैसे ही आपको थोड़े से नॉलेज होना चाहिए। तो मायोकार्डाइटिस के ये आपने कॉजेज इधर लिखे हुए हैं जो मैंने आपको टेबल की फॉर्म में बताया है। उसके बाद डायग्नोसिस लिखी हुई है कि हमें डायग्नोसिस की कैसे करनी है। ये सारी डायग्नोसिस है। एंडोमायोकार्डियल बायोप्सी करवाते हैं, गोल्ड स्टैंडर्ड होता है ये। ठीक है, एंडोमायोकार्डियल बायोप्सी करवा के चेक करते हैं, तो ये सारी जो हमने बायोप्सी में माइक्रोस्कोपिक इमेजेस देखी हैं वही हमें नज़र आ रही होती है, उसमें पता चल जाता है कि क्या कॉज है। लेकिन इतना परफॉर्म नहीं किया जाता, हमें वैसे ही पता चल जाता है, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन से पता चल जाता है, और हम एमआरआई से भी चेक कर सकते हैं। ये सारे इसके क्लिनिकल फीचर्स लिखे हैं, आपने पढ़ने हैं तो पढ़ लें, मैनेजमेंट लिखी हुई है और जस्ट रीड कर लें। मायोकार्डाइटिस के बाद हमने जो टॉपिक करना है दैट इज़ द पेरिकार्डाइटिस। ठीक है, पेरिकार्डाइटिस में क्या होगा देखें, एंडोकार्डाइटिस भी हमने कर लिया, एंडोकार्डियम की इन्फ्लेमेशन थी, मायोकार्डाइटिस हमने कर लिया, मायोकार्डियम की इन्फ्लेमेशन थी। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द पेरिकार्डाइटिस, जिसमें पेरिकार्डियम इन्वॉल्व होगी। ठीक है, अब होगा क्या कि ये पेरिकार्डियल कैविटी होती है ना, ठीक है, इनमें ना हमारे पास नॉर्मली जो फ्लूइड होता है वो तकरीबन होता है 50 cc। ठीक है, 50 cc फ्लूइड होता है। लेकिन जो पेरिकार्डाइटिस होता है मतलब इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो फ्लूइड होगा एडिमा की वजह से वो जमा हो जाएगा। तो ये जो पेरिकार्डियल कैविटी होगी इसमें जो फ्लूइड होगा वो हमारे पास तकरीबन 200 से
300 सीसी हो जाता है ऐसे लोगों का, ठीक है। वो फिर हमारे पास फ्लूइड जो है वो हार्ट को कंप्रेस करेगा, हार्ट का जो फंक्शन होगा वो फेलियर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे कार्डियक टेम्पोनेट हो जाएगा। तो यही होता है। अब ये जो फ्लूइड यहाँ पे पेरिकार्डियल कैविटी में इकट्ठा हो रहा है, ये किसी भी कलर का हो सकता है। वैसे तो नॉर्मली ये थिन क्लियर और स्ट्रॉ कलर्ड का होता है ना, लेकिन अगर ये हमारे पास सीरस फ्लूइड होगा तो हमारे पास सीरस फ्लूइड की फॉर्म में हो सकता है, उसको हम पेरिकार्डियल इफ्यूजन कहते हैं। अगर यहाँ पे ब्लड भी हो सकता है तो उसको हम हीमो पेरिकार्डियम कहेंगे। अगर यहाँ पे पस होगी किसी बैक्टीरिया इन्फेक्शन की वजह से तो पुरलेंट पेरिकार्डाइटिस होगा, ठीक है। तो ये आपकी बुक में लिखा हुआ है। उसके बाद पेरिकार्डाइटिस मैंने आपको बताया कि ये वाला पेरिकार्डियल इफ्यूजन में क्या होता है कि सारा जो पेरिकार्डियम के इधर पेरिकार्डियल कैविटी होती है उसमें फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, पेरिकार्डियल इफ्यूजन हम इसे कहते हैं। हार्ट को वो कंप्रेस करता है, हार्ट की जो एक्टिविटी होती है वो ब्लड जो है जा रही होती है उसमें डैमेज की तरफ। तो ये आपकी बुक में लिखा हुआ है। पेरिकार्डाइटिस जो है वैसे तो इतना कॉमन नहीं होता, लेकिन अगर तो इसने होना हो तो मोस्ट कॉमन ये वायरस की वजह से ही होता है, जैसे हमने मायोकार्डाइटिस में देखा था, ठीक है। तो उसमें जो है ये होता है कि बैक्टीरिया फंजाई और पैरासाइट्स की वजह से भी हो सकता है। अगर इन्फेक्शस, तीन तरह से दरअसल ये होता है ना, इन्फेक्शस हो सकता है, ठीक है, इन्फेक्शस हो सकता है, या किसी सिस्टमिक इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, सिस्टमिक कॉज की वजह से हो सकता है, या सेकेंडरी होता है, ठीक है। तो अगर हम इन्फेक्शन की बात करें तो उसमें वायरल हो सकता है, बैक्टीरियल हो सकता है, फंगल हो सकता है, ठीक हो गया। उसके बाद जो है सिस्टमिक में अच्छा, उसके बाद जो है सिस्टमिक में अगर हम बात करें तो उसमें मोस्ट कॉमन जो है वो यूरीमिया, ठीक है। ये आपने याद रखना है, दिस कैन बी योर एमसीक्यू के यूरीमिया इज़ द मोस्ट कॉमन जो हमारे पास सिस्टमिक डिसऑर्डर है जिसके अंदर पेरिकार्डाइटिस होता है। ये आपने एमसीक्यू के लिए याद रख लेना है। अच्छा, उसके बाद आता है कि जो सेकेंडरीली अगर हम देखें किसी पहले कोई डिजीज़ थी उसकी वजह से पेरिकार्डाइटिस हो गया, तो उसमें जो मोस्ट कॉमन आते हैं ना वो कहाँ लिखे हुए हैं, ये आगे करके ना, ये कि सिस्टमिकली जो है ये हमारे पास रूमेटिक फ़ीवर जिन पेशेंट्स को होता है, ये अलग से हम टॉपिक पढ़ेंगे उनके अंदर, या जो लोग एसएलई के होते हैं उनके अंदर, ठीक है। रूमेटिक फ़ीवर आपको पता है ना, स्ट्रेप्टोकोकस जो हमारे बैक्टीरिया होता है उसकी वजह से हो जाता है, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, ठीक है। तो ये रूमेटिक फ़ीवर वो वाला है। एसएलई, ठीक है, सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटोसिस हमने पहले भी पढ़ा, एंडोकार्डाइटिस में भी देखा, मायोकार्डाइटिस में भी देखा, ये पेरिकार्डाइटिस भी करवा सकता है। मेटास्टेटिक मैलिग्नेंसिस, ठीक है, ये सारी सेकेंडरीली आती हैं, सेकेंडरीली किसी कॉज की जैसे हो गया। तो इसके जो कॉजेज होते हैं वो इन्फेक्शस हो सकते हैं, सिस्टमिक हो सकते हैं, और सेकेंडरीली टू एनी अदर कॉज हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो इन्होंने लाइन लिखी हुई है ना, ये दो, ये इन्होंने बताया हुआ है इसकी कॉम्प्लिकेशंस, जो कॉम्प्लिकेशंस इसमें दो बताई हुई है। कार्डियक टेम्पोनेट बताई हुई है, ये मैंने आपको बता दिया कि जब फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है पेरिकार्डियल स्पेस में तो वो कार्डियक हार्ट के ऊपर कंप्रेशन करता है, जिसकी वजह से हार्ट जो है वो कंट्रैक्ट नहीं कर पाता और उसका कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कार्डियक टेम्पोनेट की तरफ पेशेंट जा सकता है ड्यू टू द पेरिकार्डाइटिस। और दूसरा जो कॉज है वो यहाँ पे नीचे करके इसके कॉम्प्लिकेशन लिखी है, बिल्कुल इन्होंने हैफेज़र्ड अरेंजमेंट में जो है बताया होता है। अच्छा, तो ये जो हमारे पास है ना, ये कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस करवा सकता है। तो दूसरी कॉम्प्लिकेशन जो है वो पेरिकार्डाइटिस की क्या हो सकती है, कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस इसमें क्या होता है कि बहुत अरसे से किसी को पेरिकार्डाइटिस हो ना तो वहाँ पे फाइब्रोसिस हो जाती है, और फाइब्रोसिस की वजह से बिल्कुल हार्ट जो है वो बिल्कुल एक्सपैंड नहीं कर सकता। कि ये हमारे पास हार्ट था, इसके अंदर ब्लड आएगा, ये डायलेट करेगा तो फिर पंप करेगा ना। अब जिस हार्ट के अंदर हो गई है फाइब्रोसिस ही हो गई हुई है तो वो कैसे कंट्रैक्ट करेगा, कैसे डायलेट करेगा। तो ऐसे हार्ट को हम कहेंगे कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस हो जाता है। इसकी मैं आपको फिगर भी दिखाऊंगी अभी। तो उसके बाद इसकी मॉर्फोलॉजी आती है। मॉर्फोलॉजी जो है ना, इसमें ये है कि डिपेंडिंग अपॉन के कौन सी कॉज है, ठीक है। अगर तो वायरल है तो वायरल है तो फिर क्या होगा, ठीक है। वायरल में आपको क्या होता है, आपको जो है ना वायरल में जो ये वायरल एंड पेरिकार्डाइटिस में या यूरेमिया में, ठीक है, आपको ज़्यादातर फाइब्रिनस एक्सुडेट मिलता है, ठीक है। और आपको जो है ना इरेगुलर शैगी अपीयरेंस मिलती है पेरिकार्डियल सरफेस की। इसकी मैं आपको फिगर दिखाती हूँ। ब्रेड एंड बटर पेरिकार्डाइटिस होता है, वो आपने याद रखना है। एक्यूट पेरिकार्डाइटिस है तो यहाँ पे जो है बैक्टीरियल है तो ऑब्वियसली वहाँ पे पस होगी ना, तो वहाँ पे फाइब्रोपुरुलेंट पसी बैक्टीरिया होगा, पस होगी, ठीक है। वायरल में क्या है, फाइब्रिनस है, ठीक है। और ब्रेड एंड बटर अपीयरेंस है। बैक्टीरियल में क्या है, फाइब्रोपुरुलेंट है, ठीक है। फिर आता है टीबी का। टीबी में क्या होगा, ऑब्वियसली केशियस नेक्रोसिस आपको नज़र आएगी, ठीक है। अगर तो मेलिग्नेंसी है, मेलिग्नेंसी की वजह से हुआ हुआ है, जैसे हमने पीछे पढ़ा है इसका कॉज के मेटास्टेटिक कॉज हो सकता है। तो मेलिग्नेंसी की वजह से आपको जो नज़र आता है वो ये होता है कि वहाँ पे ब्लडी एफ्यूजन नज़र आती है, ठीक है।
ब्लड एफ्यूजन नज़र आती है। फिर आता है आपका कि जो है क्रोनिक पेरिकार्डाइटिस, इसमें क्या होता है स्कार फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे फाइब्रोटिक स्कार्स नज़र आएंगे और कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस हो जाएगा। तो यही है कि वायरल में फाइब्रिनस है, बैक्टीरियल में फाइब्रोपुलुलेंट है, ट्यूबरकुलोसिस में केशियस नेक्रोसिस है और क्रोनिक पेरिकार्डाइटिस में आपको जो है वो फाइब्रोसिस नज़र आएगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसके क्लिनिकल फीचर्स हैं। क्लिनिकल फीचर्स में ये है कि आपको जो है यहाँ पे, क्योंकि हार्ट जो है वो उसकी पेरिकार्डियल फ्लूइड है वहाँ पे सारा जमा हुआ है, हार्ट इतनी अच्छी से कंट्रैक्ट नहीं कर पा रहा, तो उसकी फ्रिक्शन रब होगी, ठीक है। मतलब जो फ्लूइड है उसमें फ्रिक्शन रब की वजह से एटिपिकल चेस्ट पेन होती है, ठीक है। मतलब ये ऐसी चेस्ट पेन होती है जो एटिपिकल होती है, मींस कभी चेस्ट पेन तब ज़्यादा होती है ना जब पेशेंट कोई एक्सरसाइज करता है या सीधा लेटता है, तो उस दौरान जब वीनस इनफ्लो ज़्यादा जाता है हार्ट के अंदर, तो उसकी वजह से पेशेंट को पेन होती है, तो वो होती है टिपिकल चेस्ट पेन जो किसी वजह से ज़्यादा हो। ये एटिपिकल होती है, ये किसी एक्सर्शन या रिकमेंडेंसी की फॉर्म में लेटने की वजह से नहीं होता। इसके अलावा पेशेंट को एंजाइटी होती है, फटीग होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, पेन इन बैक होती है, शोल्डर एंड नेक में पेन हो रही होती है। तो ये मैंने आपको दिखाना था कि ब्रेड एंड बटर अपेयरेंस, जैसे ब्रेड के ऊपर बटर लगाई होती है ऐसे ही लगता है। वायरल पेरिकार्डाइटिस में जो है या यूरीमिया के पेरिकार्डाइटिस में ऐसे लग रहा होता है। इरेगुलर शैगी अपेयरेंस होती है पेरिकार्डियल सर्विस की, तो इस तरह नज़र आ रहा होता है जैसे ब्रेड एंड बटर अपेयरेंस है, ठीक है। तो ये आपने याद रखनी है एमसीक्यूज़ के लिए भी। अच्छा, ये वाली जो है ना, वैसे आपको नॉर्मल हार्ट इस तरह से नज़र आ रहा होता है रेड कलर का प्यारा सा, लेकिन ये वाली आपको शो करिए कि ये क्रोनिक पेरिकार्डाइटिस है, कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस है। बहुत ज़्यादा आपको डेंस फाइब्रोटिक स्कार्स मिल रहे होते हैं हार्ट के ऊपर, ठीक है। तो ये शो करते हैं कि ये क्रोनिक पेरिकार्डाइटिस का पेशेंट था। अच्छा, उसके बाद ना आपके पास वाटर बॉटल साइन आती है, ये भी आपके रॉबिन्स पे नहीं लिखा हुआ। जब बहुत ज़्यादा पेरिकार्डियल एफ्यूजन हो जाती है तो आपका हार्ट जो नॉर्मल ऐसा था, ठीक है, वो अब ऐसे बड़ा सा हो जाता है, तो ऐसे लगता है जैसे वाटर की बॉटल पड़ी हुई है, ठीक है। तो दिस साइंस रेफर टू द शेप ऑफ द कार्डियक सिलहूट ऑन द इरेक्ट फ्रंट चेस्ट एक्सरे। इसको पढ़ ले, वैसे ये लिखा हुआ है कि पेरिकार्डियल एफ्यूजन की वजह से वाटर बॉटल साइन आता है जब हम एक्सरे करवाते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द पेरिकार्डाइटिस एंड मायोकार्डाइटिस।